कहते हैं कर्महीन सागर गए, जहाँ रतन को ढेर, कर छुअत घोंगा भय, यही कर्म को फेर। अभागे का कुछ नहीं हो सकता है। दरअसल बाइडेन के आने के बाद ईरान को एक उम्मीद जगी थी कि उसके ऊपर से प्रतिबंध हट जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दुर्दिन को ईरान ने खुद बुला लिया है। बाइडेन का बड़ा एक्शन ईरान के ऊपर, तो वहीं आखिर इजराइल ने ऐसा क्यों कहा कि इस चीज के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार से भाग भाग कर लोग क्या भारत आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर, भारत का बेहद कीमती हथियार चोरी हो गया है, और यह चोरी किसी और ने नहीं बल्कि तुर्की ने करी है। जानेंगे क्या है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ज्यादा रगड़ा बड़े झगड़े को जन्म देता है। यही हाल ईरान ने खुद के लिए कर लिया। अचानक से ईरानी राष्ट्रपति जब जागे तो उन्हें लगा कि वो काफी बलवान हो गए हैं। उन्होंने आओ देखा न ताओ यूरोपीय यूनियन से भी पंगा ले लिया और बाइडेन प्रशासन से भी पंगा ले लिया। यहाँ तक कि जब यूएन की टीम पहुंची परमाणु हथियारों के निरीक्षण के लिए तो उसे भी मना कर दिया। फिर जब बातचीत के टेबल पर आए तो शुरू में तो आनाकानी करा, पर बाद में धीरे धीरे यूएन की बातें मानने लगे। वैसे उसके पीछे यूरोपीय यूनियन की धमकी भी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर ईरान परमाणु नीति पर पॉजिटिव रुख नहीं दिखाता है तो परमाणु समझौता पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। उसके बाद निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा ईरान के लिए, जिसके बाद हिल गया ईरान और ईरान ने यूएन की शर्तों को मानना शुरू कर दिया। ईरान वैसे ये कह रहा है कि अभी जो विवाद हो रहा है उसकी प्रमुख वजह है अमेरिका को अपनी पाबंदियां हटा लेना चाहिए। इसी वजह से यूएन के निरीक्षकों पर ईरान ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों ने इस पॉजिटिव खबर के साथ ये ऐलान कर दिया कि ईरान से इस बात पर सहमति बन गई है कि ईरान अब बातचीत करना चाहता है। लेकिन इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान परमाणु डील को फिर से जिंदा करने के इरादा जताने के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधने की हद पार कर गए। उन्होंने अपने समर्थकों के बीच एक भाषण में ये कहा कि अगर ये परमाणु डील होती है तो मैं इसे रोकने के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ जाने के लिए खड़ा हूँ। वैसे एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि जिस तरह के तेवर नेतन्याहू दिखला रहे हैं वो साफ साफ बाइडेन को समझा रहे हैं कि इस मामले में वो कठोर कदम उठाने के लिए किसी भी दिशा में बढ़ जाएंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे देश के लिए जो भी खतरा पैदा होगा उसके खिलाफ कोई कदम उठाने से मैं नहीं हिचकूंगा। खैर, इजराइल के प्रधानमंत्री को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि बाइडेन ने दो कड़े फैसले ले लिए हैं। एक तो बाइडेन ने म्यांमार पर बड़ा एक्शन लिया है, और वह एक्शन ऐसे है कि सेना को व्यापार और सामान्य संबंध के रिश्तों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और सिर्फ म्यांमार में ही प्रतिबंध नहीं लगे, बल्कि ईरान का इलाज भी बाइडेन ने ढूंढ लिया और 1 साल के लिए आपातकाल ईरान के लिए घोषित कर दिया है। जिसका मतलब ये है कि 15 मार्च को जो प्रतिबंधों की सीमा खत्म हो रही थी उसे अब बढ़ाकर 1 साल और कर दिया गया। यानी कि प्रतिबंध अब 1 साल कम से कम और झेलने होंगे ईरान को। ऐसे वक्त में जब महामारी से खुद त्रस्त है ईरान, उसके लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है, तो वहीं इजराइल के लिए ये किसी बड़ी खुशी से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में म्यांमार के सैन्य तख्तापलट का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। म्यांमार में राजनीतिक संकट को लेकर जहां यूएन में खास बैठकें हो रही हैं, तो वहीं अमेरिका भी ब्लैकलिस्ट कर रहा है म्यांमार के व्यापार को। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने म्यांमार के रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय सबको ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। अमेरिका ने ये फैसला तब लिया है जब लोकतांत्रिक सत्ता की बहाली की मांग करने वाले सख्ती दिखाने के लिए गोली चलाने की घटना के बाद 38 लोग मौत के हवाले हो गए। अमेरिका ने अपने ताजा फैसले में म्यांमार से होने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी रोक लगा दी है। तो वहीं म्यांमार में जो हलचल मची हुई है उसके बाद मिजोरम के रास्ते भारत में म्यांमार के काफी लोग भाग भाग कर आ रहे हैं। दरअसल 19 पुलिस वालों को पकड़ा गया सीमा के पास। हालांकि
वो सादी वर्दी में थे और उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन भारतीय सीमा में उनकी अवैध एंट्री थी। ऐसे कई लोगों के आने की सूचना मिल रही है। ये लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं म्यांमार से, और जिस तरह से म्यांमार की सेना रुख अपनाए हुए है प्रदर्शनकारियों के ऊपर, ऐसा लगता है जैसे कुछ समय बाद सेना ज्यादा हो जाएगी और आम जनता या तो इधर उधर भाग जाएंगी या फिर मारे जाएंगे। जो 19 पुलिस वाले भारतीय सीमा में घुसे हैं, उनका कहना है कि सेना ने उनसे कुछ खास काम करने को कहा। जब उन्होंने मना करा तो उनकी जान पर ही बनाई। ऐसे में उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वो भारत में घुस आए। अब भारत इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसी रास्ते उग्रवादी भी आ सकते हैं। ऐसे में भारत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। भारत अब हथियारों के निर्माण के आगे में काफी आगे निकल चुका है, और इसका नमूना ये है कि भारत अब न सिर्फ निर्माण कर रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है, वो भी अत्याधुनिक हथियारों को। और इसकी योग्यता अब इतने दूर तक बढ़ गई है कि जल्द ही अपने ही घर में लड़ाकू विमान भी बनने लगेंगे, और वो भी 100%। लेकिन इसी बीच तुर्की का एक बड़ा कांड सामने आया है। दरअसल भारत के सबसे हल्के और एडवांस हथियार के चोरी का आरोप लग गया है तुर्की के ऊपर। दरअसल हाल ही में तुर्की ने प्रदर्शित करा अपने मानव रहित हेलीकॉप्टर को। तुर्की का T-629, जिसे वह अपना मानव रहित हेलीकॉप्टर बता रहा है, उसकी डिजाइन जैसे ही सामने आई दुनिया के लिए एक चौंकाने वाली बात हो गई, क्योंकि एक्सपर्ट ने जैसे इसे देखा उन्होंने सीधे यही कह दिया कि यह डिजाइन बिल्कुल भारत के LCH हेलीकॉप्टर की तरह है, जिसके बाद यह विवादों में घिर गया है। हालांकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तुर्की अपने मौसेरे भाई चीन की राह पर तो चल पड़ा, लेकिन जैसे चीन सफल नहीं हुआ था वैसे तुर्की भी सफल नहीं हुआ। वैसे ये पहली बार नहीं है जब तुर्की ने चोरी की हो। इससे पहले भी उसने रूस के टैंकों की नकल उतारने की कोशिश करी थी, और उससे पहले स्वीडन के बैलिस्टिक मिसाइलों की। मानव रहित हेलीकॉप्टर बनाने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हेलीकॉप्टर काफी हल्का हो, लेकिन तुर्की इसमें भी फेल हो गया है और नकल तरीके से कर नहीं पाया है। अभी भी इसका वजन 6000 केजी के आसपास है, जो कि भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से दुगना है। तुर्की को हालांकि भारत के इस एडवांस और सबसे हल्के हेलीकॉप्टर होने का फायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि वह नकल नहीं कर पाया और न ही कामयाबी से उसके डिजाइन को उतार पाया। पर इतना जरूर है कि अब देश अपने ऊपर दिमाग लगाने की बजाय चीन की पद्धतियों को अपनाने लगे हैं और दूसरे देश के लीथल वेपन्स को कॉपी करने, चोरी करने, टेक्नोलॉजी हासिल करने में लग गए हैं। ऐसे समय में जब साइबर अटैक से लेकर इस तरह की चोरियां हो रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है DRDO, HAL और ऐसी संस्थाओं का सुरक्षित होना। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन संस्थाओं की सुरक्षा काफी कड़ी होनी चाहिए और अब और भी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।